अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जो जैसे कि आपने लॉ कर रखा है और आप एडवोकेट हैं, तो ऐसा कौन से काम है जो एडवोकेट होते हुए आप नहीं कर पा रहे हैं और एक नेता बनने के बाद कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। तो मेरा एक और सवाल है, जैसे कि हम देख रहे हैं भारत में बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा है, तो इस कंडीशन में करप्शन फेल है या भारत के नेता? सर, हमारी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो सर, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताएं, जैसे कि आप एक एडवोकेट हैं, आप एडवोकेट से एक पॉलिटिक्स में कैसा है, हमारी ऑडियंस को एक बार बताएं। देखिए, एडवोकेट एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसा सफर है जो जन और तंत्र दोनों के बीच में जुड़ के जी और जनता के हक अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ता है। जी पॉलिटिक्स भी एक ऐसी कड़ी है, ऐसी चीज है जी जिसमें जनता के लिए जनता के द्वारा चुने हुए लोग काम करते जी हैं। एक एडवोकेट, एक अधिवक्ता अगर सही मायनों में देखा जाए तो होता ही पॉलिटिशियन है। जी आप अगर हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखेंगे तो जितने भी राजनीतिक दल आज तक हिंदुस्तान में हुए हैं, हम्म, उन सभी में एक बहुत बड़ा अधिवक्ता समूह जी रहा है और तभी वो पार्टियां सरवाइव कर पाई हैं और बेहतर शासन कर पाई हैं। जी तो अमूमन तो हम कह सकते हैं, ऑल ओवर निचोड़ ये है कि अधिवक्ता एक पॉलिटिशियन होता है। जी उसी नाते राजनीति करना कोई उद्देश्य नहीं था, कोई विकल्प जी नहीं था। अधिवक्ता रहते हुए हमने समाज की सेवा की, अपने लोगों के हक अधिकार न्याय की जी लड़ाई उसमें भी हमने लगातार लड़ी। हम्म, लेकिन एक समय आता है जब आप देखते हैं कि अब बगावत करना जरूरी है, जी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी हम्म, है। तो वहां ये देखा जाता है कि एक अधिवक्ता होते हुए हमारा एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम बंधे हुए हैं जी और न्याय के मंदिर में सिर्फ अपनी दलील रख सकते हैं, अपनी बात जी से रख। कई बार क्या होता है, हम न्याय दिला भी पाते हैं, कई बार ये भी होता है कि हम न्याय दिलाने में सफल नहीं हो पाते। जी असफल रह जाते हैं। आज की परिस्थितियां वाकई ऐसी हो चुकी है जहां लोगों को हक अधिकार सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। जी सारा जनसमूह पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, सारा जनसमूह हिम्मत और हौसला नहीं रख सकता। जी ऐसे में पढ़े लिखे शिक्षित समाज का फर्ज बन जाता है, चाहे वो एक अधिवक्ता हो, एक जी शिक्षक हो, हम्म, एक और कोई एक्स सर्विसमैन हो, उन सबका एक दायित्व बन जाता है कि हम लोग आगे आए, अपने जी समाज की लड़ाई लड़े, उनके सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा रक्षा के लिए जी सीधे शासन सत्ता से लड़े। जी अब उसको अलग अलग आप लोग नाम दे देते हैं, कोई पॉलिटिशियन बता देता है, कोई किसी की महत्वाकांक्षाएं बता देता है कि ये बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जी सच्चाई ये है कि राजनीति करने की चीज नहीं है। जी राजनीति एक भाव है और उस भाव के तहत लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जी अगर शासन में हो तो शासन चलाना, और शासन में नहीं हो तो शासन से वो काम कराने जो लोगों जी के अपेक्षाओं के अनुरूप हो। जी मेरी नजर में वो राजनेता कहलाता है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जो जैसे कि आपने लॉ कर रखा है और आप एडवोकेट हैं, हम्म तो ऐसा कौन से काम है जो एडवोकेट होते हुए आप नहीं कर पा रहे हैं और एक नेता बनने के बाद कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। देखिएगा, एडवोकेट मैंने अभी आपको बताया था जी कि एक दायरे में काम कर सकता हम्म, है। उसका एक एरिया है कि आप इस न्यायालय के अधिवक्ता हैं, इस जी न्यायालय में आपने प्रैक्टिस करनी है जी और जो आपके पास केसेस हैं उनके रिगार्डिंग अपनी बातें, अपनी दलीलें जी रखनी है, और न्यायालय का काम है उनके अनुरूप आपको आपके केस पे जजमेंट तो देना सर, है। ऐसे में क्या नेता कानून के खिलाफ काम करते हैं? नहीं, कानून के खिलाफ नहीं करते, जी लेकिन नेता अगर वास्तव में नेता है तो उसका दायित्व बन जाता है ऐसी व्यवस्थाएं बनवाना, जी ऐसी व्यवस्थाओं को हिंदुस्तान के पटल पे लॉन्च कराना, ऐसे नियम कायदे कानून बनवाना जो भारतीय संविधान के अनुरूप हों जी और आम जनमानस के हित में हो, जी और असल में पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक जी उन चीजों का लाभ पहुंचे। मेरा एक और सवाल है, जैसे कि हम देख रहे हैं भारत में बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा है, तो इस कंडीशन में करप्शन फेल है या भारत के नेता? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें इसके तह तक जाना पड़ेगा, जी वही मैं जानना चाह रहा हूँ। और तह तक जाने के लिए एक ही इसका जवाब आता है कि
आज की राजनीति में नेताओं के अंदर जी जनसेवा की इच्छा शक्ति की कमी होना। जी अगर आपके अंदर वो भावना ही नहीं है कि हमें इस शोषित वंचित समाज के लिए कुछ करना है, इस जी आवाम हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है, बिल्कुल बिल्कुल तो कैसे संभव है कि करप्शन रोका जाए? जी अगर आप भारतीय संविधान में सच्ची आस्था रखते हैं तो भारतीय संविधान आम जनमानस के लिए बनाया हुआ एक जी ऐसा पवित्र ग्रंथ मैं कहूंगा जी जिसके अनुरूप हिंदुस्तान का पूरा सिस्टम चलता है। जी परम पूज्य बाबा साहब ने ये बात कही थी कि ये एक भारत का ऐसा संविधान है जो आम जन के लिए है, और अगर इसे सच्चे शब्दों में सच्चे रूप से माना जाए यहाँ के नेता लागू कर पाए जी तो हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया होगा। जी क्या वो सारी चीजें हुई? आप देखते होंगे अनेकों दल आजादी से लेकर अब तक हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं। आपने नेता बनते हुए देखे होंगे, नेता मिटते हुए देखे होंगे। कितने परसेंट नेता जी आम जन की सेवा की इच्छा शक्ति से वहां तक पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने आम जन की सेवा की, जी सिस्टम के खिलाफ लड़े, करप्शन के खिलाफ लड़े, चीजों को धरातल पे उतारा, और कितनों के अंदर ये इच्छा शक्ति थी कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जी मूलभूत सुविधाएं पहुंचे। सरकारी मशीनरी अगर करप्ट है तो उसके लिए सीधे सीधे नेता जिम्मेदार है। नेता कह लो या राजनीतिक दल कह लो या राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोग कह लो, फेलियर है पूरी तरीके से। उनके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं, जी सेवा नहीं, सुख सुविधाओं के लिए राजनीति कर रहे जी हैं। अगर हम बात करें इच्छा शक्ति की तो आप देखेंगे पुराने समय में हमारे बहुत सारे नेतागण से ऐसे हुए हैं। मान्यवर काशीराम साहब, जी जमीन पे काम किया, सेवा के लिए काम किया, सिस्टम से लड़ाई की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, सिस्टम से लड़ाई की। हमारी 4 बार की सीएम है मान्य बहन जी, जी सिस्टम से लड़ी, आयरन लेडी कहलाई। आज जो माहौल देश के अंदर है, जो राजनीतिक एक ढांचा तैयार हुआ है, और उसमें जो एक नैरेटिव बनाया है हिंदू बनाम मुस्लिम का, उसमें आप देखेंगे तो आज भी अगर सिस्टम से कोई लड़ाई कर रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में सारे राजनीतिक दलों को आप जी छोड़ दें, एकमात्र नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद, जो जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी आजाद समाज पार्टी के हैं और जो माननीय सांसद क्षेत्र नगीना से हैं, जी मेरी नजर में एकमात्र वो ऐसे नेता हैं जो पूरे सिस्टम से लड़ते हुए दिखते हैं। बाकी कोई भी नेता आप देखो एसी में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जी हैं, पॉडकास्ट करते हैं, जी लेकिन जमीन पे सिस्टम से लड़ कौन रहा है? करप्शन के खिलाफ, लोगों की दिक्कतों के खिलाफ, जी सरकार से सदन के अंदर कौन बगावत में है? सभी तो सरेंडर हैं आज की जी राजनीति के आगे, या यूं कह ले आज की सत्ता के आगे। जी तो कहीं ना कहीं तो इच्छा शक्ति की कमी है, जो सुख सुविधाओं के आगे या कह लो अपने व्यक्तिगत लाभ के आगे लोग नतमस्तक हो जाते हैं सत्ता जी के आगे, और सत्ता के सामने सर झुका के। जी जिसने सत्ता के सामने सर झुका दिया वो कभी आम जन की लड़ाई नहीं लड़ सकता। हमें गर्व है हम ऐसे नेता के नीचे काम कर रहे हैं जिसने हमें लड़ना सिखाया, हमारे अंदर इच्छा शक्ति जगाई, जी और आम जन के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जान की बाजी लगा देने का जज्बा हम लोगों के अंदर पैदा किया। तो हमें गर्व है इस बात का। जी और हम एक ही बात कहते हैं, हम लोग राजनीति करने नहीं आए, जी हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक दिन इस राजनीति, इस व्यवस्था को बदल कर ही दम लेंगे, अब देखना। अच्छा सर, आपने ये पार्टी कब ज्वाइन की? मेरी अगर बात करेंगे तो व्यक्तिगत मैंने ये पार्टी 2023 में ज्वाइन की, और 2024 से मैं कंटिन्यू इसमें पूरे तरीके से सक्रिय होके, जी और 2024 से लगातार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा जी निर्देशों का पालन करते हुए जी आमजन के मुद्दे उठाने, आमजन मानस की लड़ाई सड़क पर लड़ने का काम कर रहे हैं। जी
और जैसा निर्देश पार्टी आला कमान का होता है उसी हिसाब से जी हम आगे तक इस लड़ाई को, जब तक अंतिम सांस हमारे अंदर है, जी जी अंतिम सांस तक मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन करते हुए जी। आमजन की लड़ाई लड़ता रहा। अच्छा सर, मान लीजिए आपको एमएलए या कभी चेयरमैन का पद मिल जाए इन हम्म, फ्यूचर, हम्म। तो इस करप्शन से कैसे लड़ेंगे आप? मैंने कभी ऐसी महत्वाकांक्षाएं नहीं पाली जी। कि मुझे कोई पद मिल जाए। मान लीजिए सर, अगर हो जाता है इन फ्यूचर, वेल्डन अगर हो जाता है ऐसा, तो आप करप्शन से कैसे लड़ेंगे? देखिएगा, मेरा ऐसा विश्वास है जी कि मैं कुछ बनूं ना बनूं, मुझे कोई पद मिले ना मिले, लेकिन जिस दिन आजाद समाज पार्टी के हाथ में ताकत होगी, जी जिस दिन मेरे नेता उस कलम को चलाने के अधिकारी बन जाएंगे जी जहां से नियम और कायदे लिखे जाते हैं, जी मैं आपको आज लिख के देने के लिए तैयार हूं। मेरा हलफनामा ले लें, आप जी मेरा एफिडेविट ले लें। जी इस हिंदुस्तान की सरजमी पे उस दिन के बाद करप्शन नाम की चीज नहीं होगी। जी अगर करप्शन नाम की चीज होगी तो मैं आजीवन उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। जी। मेरी बात को आप याद रखना। अच्छा सर, ठाकुरदारी में हम देख रहे हैं डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, मैं कहूँ तो एक तरीके से फेलियर चल रहा है, तो इसमें ऐसे में जिम्मेदार इसका कौन है? किसी एक को कहना तो बड़ा मुश्किल है, जी बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कोई एक ही नेता यहाँ पे रहा। जी मैं अगर पूरे जितना मेरा जीवन काल है जी जी और जब से मैंने होश संभाला है, मैंने जो ठाकुर द्वारा की राजनीति को देखा है, हम्म। विधानसभा स्तर की हम बात करें, वैसे ठाकुर द्वारा एक तहसील है जी और विधानसभा क्रमांक इसका 26 आता है, तो जी 26 विधानसभा ठाकुर द्वारा की अगर डेवलपमेंट की हम बात करें, स्पेशली एक कॉन्स्टिट्यूंसी की, जी तो आप पाएंगे कि पिछले 30 से 40 सालों में जी यहाँ 2-3 चेहरे एमएलए के रूप में देखे हमने, जी 2-3 चेहरे सांसद के रूप में देखे। उनमें भी एक चेहरा कई बार एमएलए के रूप में हमने देखा, आपके ठाकुर द्वारा। हमारे ठाकुर। जी लेकिन वही पहले वाला प्रश्न पुनः आ जाता है, इच्छा शक्ति की कमी जी होना, और दुर्भाग्य भी कहूंगा ठाकुर द्वारा का, जी कि ठाकुर द्वारा का विकास नहीं, ये नेता लोग विनाश ही कर सके जितना किया। डेवलपमेंट के नाम पे अगर जबरदस्ती कहीं से बचा बचाया कुछ सरकारों के बजट से मिला, जी तो सबसे आखिर में ठाकुर द्वारा की कहीं कोई सड़क बनी होगी। जी लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी एमएलए, किसी एमपी ने अपने अथक प्रयासों से जी ये कहा हो पब्लिकली आके कि मैंने तुम्हारे लिए ये लेके आया, ये कराया। जी आप देखेंगे यहाँ आजादी से अब तक जिला मुख्यालय से 50 से 60 किलोमीटर दूर ये शहर पड़ता है। जी 26 विधानसभा उत्तराखंड बॉर्डर से टच होती है। अंतिम शहर ठाकुर द्वारा है जो उत्तरांचल से लगता है। जी हैरत की बात है कि 50 किलोमीटर दूर तक यहाँ आज रेलवे लाइन नहीं है। हैरत की बात है कि आजादी के 75 साल बीत चुके, 76 जी साल बीत चुके, यहाँ बच्चों के खेलने का एक स्टेडियम नहीं जी है। हैरत की बात है कि यहाँ एनएच भी 75 साल के बाद बनना शुरू हो रहा है। हैरत की बात है कि आज भी जनता यहाँ मूलभूत सुख सुविधाओं के लिए वंचित है। एक छोटा सा शहर है हमारा, एक छोटे से शहर में नेता लोग आज तक पानी का स्थायी बंदोबस्त नहीं करा पाए। सड़कों का हाल आप देख सकते हैं, आप आए होंगे तो आपने देखा होगा, जाएंगे तब देखना किसी एक सड़क का। पिछले 10 साल से भी यहाँ एक ही गवर्नमेंट सत्ता में है, आप देखिए ठाकुर द्वारा की सड़कें कितनी अच्छी हैं। कभी कभी लोग जो है गड्ढों में सड़क ढूंढते हैं। जी ऐसा है। तो मैं तो दुर्भाग्य कहूंगा, जी और कहीं ना कहीं मन में ये खिन्नता भी है। मैं आपको अगर सच बात बताऊं तो दुर्भाग्य कैसे पनपता है, जब नेता कोई बनता है जी और अगर उसके एंटी गवर्नमेंट वहां बनती है, जिस पार्टी का यहाँ एमएलए होगा जी उसके एंटी वहां होगी, तो उसके पास एक बहाना है, हमारी तो सरकार ही नहीं है। जी जब चुनाव में गए थे तो ये बहाना बनाया था कि अगर मैं एमएलए बना और हमारी सरकार आई तब हम ये काम करेंगे। जी तब तो आपने कहा बस एक बार ताकत दे दो, मैं करके दिखाऊंगा। बिल्कुल सही बात। एक एमएलए की पावर आप जानते हैं, एक एमएलए की पावर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उतनी है जितनी पूरे यूपी के लिए एक सीएम की पावर है। सीएम की। अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति होगी
तो जब हम सिस्टम से लड़के सड़क पे अपने लोगों की आवाज बुलंद करके उनके काम करा सकते हैं, तो क्या वो सदन के अंदर अपनी आवाज बुलंद करके सिस्टम से लड़के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भला नहीं कर सकता? जी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। आप एमएलए बन गए, आपको एक बहाना मिला। मेरे यहाँ 3 टर्म से एक ही एमएलए रिपोर्ट हो रहे जी हैं। अगर मैं बोलूंगा इस पे तो लोग कहेंगे भाई अगर वो इतने बुरे हैं तो फिर बन कैसे जाते हैं? मेरा सवाल भी है। समझ रहे हो, मैं पहले ही आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी कि लोग कहेंगे इस बात। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर वो 3 बार बने, एक बार वो उपचुनाव में जीते, 1.5 साल का कार्यकाल मिला, उसके बाद 2 बार वो जीते, तो ये गवर्नमेंट उस समय जी रन करने लगी। वो सपा से विधायक हैं और गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी जी की। उनके पास अगर लोग काम के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे साहब सरकार हमारी नहीं है, बड़ा काम है, हम नहीं करा पाएंगे, जी जो निधि से आता है वो हम करा देंगे। जी तो मुझे ये बताओ, आपको लोग कैसे उस बात पे ट्रस्ट करें आपकी, जब आप कहते हो कि मुझे चुन दो और मुझे ताकत दे दो, मैं तुम्हें काम करके दिखाऊंगा। दूसरा सवाल यही आ जाता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो 3 बार लोगों ने चुन कैसे लिया? तो भारतीय राजनीति में जाति और मजहब सबसे बड़ा रोल प्ले करते चरम हैं, पर है। सबसे बड़ा रोल प्ले जी करते हैं। भारतीय कि इस कोने में जहां हम तुम बैठे हैं, जी ये ठाकुर द्वारा 26 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी पे अगर हम बात करें जी तो लगभग लगभग 52 से 53% यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है जी और लगभग लगभग 47 से 48% यहाँ हिंदू कम्युनिटी। आई थिंक आप समझदार हैं, मेरी बात का जवाब मिल गया होगा जी कि लोग आपको वोट कैसे देते हैं, जी लोग आपको चुन क्यों लेते हैं। जी लेकिन अब परिदृश्य बदल रहा है। अब साक्षरता सभी में आ रही है, जागरूकता सभी में आ जी रही है। तो अब 53% पे भी आप एमएलए नहीं चुने जाएंगे, आप अब काम पे चुने जाएंगे, अब चमत्कार को नमस्कार होगा। जी ऐसी हम बात कर लेते हैं दूसरे वालों की। जी अगर दूसरे वाले लोग नहीं करा पाए तो उन्हें बार बार जनता ने क्यों चुना? जी फिर बात वही आ जाती है जाति और धर्म की जी कि इनसे पहले जो एमएलएज यहाँ रहे जी उन्होंने भी धर्म और जाति से ही लाभ उठाया जी कि मैं विशेष जाति का हूं, मेरा वोट बैंक बड़ा है। तो मैं लोगों से कहता हूं, जब एक जाति वाले को जनता चुन सकती है जी कि हमारा ये नेता होगा, तो तुम पढ़े लिखे सारे नौजवान ये क्यों नहीं सोच सकते कि जो सड़क पर लड़ रहा है वो हमारा नेता होगा? जी ये जी सारे जाति वाले रखे रह जाएंगे, काहे का हिंदू, काहे का मुस्लिम। जी और जब इच्छा शक्ति उसमें इतनी है कि वो सड़क पर लड़ सकता है, जी तो याद रखो अगर उसको ताकत दोगे तो वो सदन में क्या करेगा। इसका जीता जागता उदाहरण एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। 543 सांसदों की लोकसभा के अंदर एक अकेली स्वतंत्र आवाज एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद है, जिनको ना प्रधानमंत्री झुका पाए, ना गृह मंत्री झुका पाए, ना ईडी सीबीआई झुका पाई, ना कोई और एजेंसी भारत की झुका पाई। तो एकमात्र स्वतंत्र आवाज जो आपको देख रहे होंगे 543 में एक, 542 का नैरेटिव उठाओ, जी उनका एजेंडा उठाओ, बड़ी बड़ी बातें माइकों से, बड़े बड़े भौकाल वाली बातें वो लोग करते हैं, और जी एक अकेले एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष जी आप उठाओ जो पूरे भारत में इतिहास गवाह है। जी आप पिछले 13-14 वर्षों का उनका संघर्ष देख लें, जी जब से भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया, जी और 2020 से संघर्ष देख लें, जब से हमने राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी का गठन किया। किसी एक जाति की लड़ाई एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद ने लड़ी? जी क्या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ी? एनआरसी पे सबसे पहले जेल भरने वाला इंसान कौन था? चंद्रशेखर। हिंदू या मुस्लिम किसी भी धर्म की किसी बेटी के साथ अत्याचार पूरे हिंदुस्तान में कहीं हुआ हो, सबसे पहले पहुंच के शासन से भिड़ने वाला और प्रशासन से टकराने वाला व्यक्ति कौन है? जी आज हमें गर्व है कि इस माहौल और वातावरण में भी एक ऐसे नेता के हम कहना चाहिए कि नुमाइंदे के रूप में जी या उनके कार्यकर्ता के रूप में हमें काम जी करने का अवसर मिल रहा है। अगर मैं ये भी कह दूं कि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद मान्यवर काशीराम साहब का दूसरा रूप है, तो ये गलत नहीं होगा। आज के काशीराम हमारे एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। और देखना, आज आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की है कि डेवलपमेंट, जी मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं इस बात का हलफनामा देने के लिए तैयार हूं, जी जिस दिन उत्तर प्रदेश की ताकत हमारे नेता के हाथों में होगी, आपके पास डेवलपमेंट नाम का
प्रश्न नहीं होगा हम लोगों से पूछने के लिए कि क्या डेवलपमेंट होता है। अच्छा सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि और बहुत सारी सरकारें वादे करती हैं और कई बार वो काम नहीं कर पाती हैं, तो आपकी पार्टी पे ऐसे कौन से कैसे ट्रस्ट किया जाए कि आप काम करेंगे? मुझे हंसी आएगी सुन के आपका प्रश्न। जी। आपने पूछा कि हमारी पार्टी पे क्यों ट्रस्ट किया जाए। जी, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से बहुत सारी पार्टियां जो हैं सत्ता में काम कर रही हैं। हाँ बिल्कुल कर रही है, जी। सत्ता में वो लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जब इलेक्शन से पहले तो सारी पार्टियां ये कहती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और ग्राउंड लेवल पे काम मिलता नहीं है, तो इस लिहाज से मैं पूछना चाह रहा इसका सीधा एक जवाब, एक लाइन का जवाब, हूँ। जी। ना हम सत्ता है अभी ना विपक्ष हैं। अभी हम मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है, जी। सत्ता भी नहीं है। जी। 543 में एक है, आपके बराबर में 40 किलोमीटर के बाद नगीना लोकसभा शुरू होती है। जी। एक सांसद वहां से हैं, आप काम देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, वहां की जनता से बात कर लीजिए, जी। आपको पता लग जाएगा कि ट्रस्ट क्यों होना चाहिए। जी। जब एक अकेला सब पर भारी हो सकता है तो एक बार आप ताकत तो देखिए। जी। और भरोसा तो आपको करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। सारी पार्टी देख ली तो क्यों ना एक बार केतली। एक बार और देखा जाए। हमारा चुनाव चिन्ह केतली है। जी। जब हम कह रहे हैं सारी पार्टी तो देख ली, जी। तो एक बार तो देख लो केतली, आपको जवाब मिल जाए। अच्छा, क्या हमारे पास, अगर आप नहीं विश्वास हमारे ऊपर कर रहे हैं, जी। तो जितनों पे किया उन्होंने कुछ दिया? नहीं। तो जब किसी ने कुछ नहीं दिया एक बार आप पर भी विश्वास किया तो जाए। कम से कम एक बार तो हक जी। हमारा बनता है। जी। एक बार तो आप ट्रस्ट करके देखें। जी बिल्कुल। हमें राजनीति नहीं करनी, जी। हमें व्यवस्था बदलनी है। जी। और ये जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जब तक हमारे लोग इस बात को समझ ना जाएं जी। कि हम उस इच्छा शक्ति के साथ आए हैं जी। जहां से व्यवस्था परिवर्तन होगा। जी। अभी आप देखना 2 जून से हमारी सत्ता जी। परिवर्तन यात्रा निकल रही है, जो उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में जाएगी, जी। घर घर जाएगी, और बहुत कम समय चुनाव में बचा है। जी। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, इस बार उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर हमारे बिना तो कोई लिख नहीं पाएगा। जान है तब तक तो मेहनत जनता करें। को जोड़ते रहेंगे, जी। और जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जी। और जब तक छोड़ेंगे नहीं जी। हम न थकेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे।